अदिति सिंह और आपका स्वागत है नेक्स्ट जेन भारत में। कैंसर, ये शब्द सुनते ही दिल एक पल के लिए रुक सा जाता है। डर, चिंता और न जाने कितनी कहानियां दिमाग में घूमने लग जाती हैं। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि अगर कैंसर का समय पर पता चल जाए तो इस लड़ाई को जीता जा सकता है। और इसी उम्मीद के साथ बेंगलुरु के कुछ युवाओं ने एक ऐसी डिवाइस बनाई है जो ब्रेस्ट कैंसर का टाइम पर डिटेक्शन करने में मदद कर सकती है। और सबसे खास बात तो ये है कि ना कोई रेडिएशन, ना कोई दर्द। ये डिवाइस चेकअप को आसान बनाती है। तो चलिए देखते हैं कैसे ये छोटी सी डिवाइस ला रही है इतना बड़ा इम्पैक्ट। जब भी हम कैंसर की जांच की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में बड़ी बड़ी डरावनी भारी मशीनें आती हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक छोटा सा कमरा है, ये ट्राइपॉड है और ये थर्मल कैमरा। ना रेडिएशन का डर, ना कोई झंझट और ना ही शरीर को छूने की जरूरत। और ये बेंगलुरु का स्टार्टअप महिलाओं के सबसे बड़े डर और झिझक को खत्म कर रहा है। तो चलिए जानते हैं कि ये काम कैसे करता है और बिना शरीर को छुए कैंसर को डिटेक्ट कैसे करता है। कैंसर नाम सुनते ही डर लगता है और जब बात ब्रेस्ट कैंसर की हो तो डर के साथ झिझक भी जुड़ जाती है। इसी डर और झिझक की वजह से कई महिलाएं समय पर जांच नहीं करवा पाती। इसी समस्या को करीब से समझा निर्माई की फाउंडर गीता मंजुनाथ ने, जिन्होंने एक ऐसी तकनीक बनाई, एक ऐसा सिस्टम जो थर्मल कैमरा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बिना शरीर को छुए ब्रेस्ट कैंसर के शुरुआती संकेत पकड़ लेता है। यानी जांच अब आसान भी है और बिना दर्द के भी। एक थर्मल इमेजिंग कैमरा है और थर्मल इमेजिंग सेंसर है। उससे ब्रेस्ट कैंसर पकड़ने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके 400,000 दैट इज 4 लाख टेम्परेचर मेजरमेंट करके वो दोनों को मिला के वी आर एबल टू जनरेट अ ब्रेस्ट हेल्थ रिपोर्ट ऑटोमेटिकली, इंस्टेंटली बता सकता है कि रेड, येलो, ग्रीन। ग्रीन मतलब बहुत ठीक है, अब घर जा सकता है। रेड मतलब थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है और अभी मैमोग्राफी, अल्ट्रासाउंड और एमआरआई को जाना है, मतलब एडिशनल टेस्ट करना है। येलो मतलब 6 साल और 6 महीने के बाद फिर से टेस्ट करो। तो ये इंस्टेंटली हो जाता है एआई और थर्मल इमेजिंग के हिसाब से। अब ये छोटा सा कैमरा बीमारी को कैसे पकड़ता है? दरअसल हमारे शरीर में जहां भी कैंसर पनप रहा होता है वो एरिया गर्म हो जाता है, यानी उस एरिया की हीट जो है वो बढ़ जाती है और ये थर्मल कैमरा उसी को पकड़ता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ तस्वीरें, ये है नीले रंग की, यहाँ पे कुछ आप देख सकते हैं एक घुमावदार बनी हुई है, यहाँ पे हरे रंग से है। तो ये थर्मल इमेज है। अब असली जादू इसके बाद होता है, इसके बाद आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उस इमेज को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोसेस करता है और फिर सारी जानकारी आप तक पहुंचा देता है। यानी बिना किसी बड़े ऑपरेशन या दर्द के ये तकनीक शुरुआती संकेत पहचानने में मदद करती है। जो चीज आंखों से नहीं दिखती वो डेटा के जरिए सामने आ जाती है। जहाँ बहुत सारा पेशेंट का फ्लो रहता है और जैसे आज की ज़माने में आप देखते हैं कि हॉस्पिटल से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, प्रेशर होता है पेशेंट लोगों का, तो वहाँ पर जांच करने में और रिजल्ट आने में काफ़ी वक्त लगता है और डॉक्टर का भी बहुत समय जाता है। तो यहाँ पर हमारा सोल्यूशन अगर इस्तेमाल होता है तो 1000 लोगों में से हम ये बता देते हैं कि कितने लोगों में कैंसर का रिस्क फैक्टर ज़्यादा है। तो डॉक्टर को सिर्फ उन्हीं जो सिलेक्टेड लोग हैं उस पर एनर्जी फोकस करनी है, बाकी सारे 1000 लोगों पर उनको एनर्जी फोकस नहीं करना है। तो डॉक्टर का समय बच गया। अब ये तकनीक सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि छोटे शहरों और गांवों तक भी पहुंच रही है। जहां पहले जांच मुश्किल थी, वहीं अब ये सुविधा लोगों के करीब आ रही है। डॉक्टर्स के लिए भी ये सिस्टम काफी मददगार साबित हो रहा है। कम समय में ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग और बीमारी को शुरुआती स्तर पर पकड़ने का मौका। इससे हमारा काम इसलिए आसान हो जाता है क्योंकि इसमें एटलीस्ट छोटे से छोटे पॉइंट्स को भी पिकअप कर लेता है विदाउट रेडिएशन। इट इज वेरी सेफ एंड इट मेक्स आवर जॉब वेरी इजी। हर साल भारत में करीब 1.7 लाख से ज्यादा महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर से प्रभावित होती हैं। ऐसे में अगर जांच आसान, तेज और बिना डर के हो तो हजारों जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। आपने देखा
होगा कि मंदिरों या फंक्शंस में जो फूल इस्तेमाल होते हैं उन्हें सूखने के बाद अक्सर हम फेंक देते हैं। तो कुछ युवाओं ने सोचा क्यों ना इसका कुछ किया जाए और उन्होंने सूखे हुए फूलों से इको फ्रेंडली अगरबत्तियां बनानी शुरू कर दी और बना दिया एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल। तो चलिए चलते हैं भुवनेश्वर और देखते हैं ये नया स्टार्टअप आइडिया। हम हैं भुवनेश्वर में, जिसे टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सैकड़ों प्राचीन मंदिर आस्था की गवाही देते हैं। हर दिन हजारों श्रद्धालु इन मंदिरों में दर्शन करने आते हैं और भगवान को फूल अर्पित करते हैं। लेकिन पूजा के बाद यही फूल एक बड़ी चुनौती बन जाते हैं, जिन्हें मंदिर प्रशासन के पास कचरे के रूप में हटाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। यानी आस्था के ये फूल कुछ ही समय में बन जाते हैं बेकार। लेकिन क्या ये सच में बेकार है? यही सवाल यहाँ एक नई सोच को जन्म दे रहा है। मंदिरों में चढ़ाए जाने वाले ये फूल और बेलपत्र अक्सर पूजा के बाद कचड़े में बदल जाते हैं, लेकिन भुवनेश्वर में अब यही फूल और बेलपत्र बन रहे हैं खुशबूदार अगरबत्ती, जो न सिर्फ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का एक जरिया है, बल्कि कई महिलाओं के लिए रोजगार का मौका भी ला रहे हैं। इस बदलाव का श्रेय जाता है भुवनेश्वर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की एक अनोखी और दूरदर्शी पहल को, जिसने इस समस्या का न सिर्फ समाधान ढूंढा बल्कि उसे एक अवसर में बदल दिया। अब ये फूल कचरे में नहीं फेंके जाते, बल्कि इन्हें दिया जा रहा है एक नया जीवन, ऐसे उत्पादों में बदलकर जो पर्यावरण के अनुकूल भी हैं और उपयोगी भी। यानी जहाँ कभी आस्था के ये फूल बेकार समझे जाते थे, वहीं अब वही फूल बन रहे हैं बदलाव की खुशबू, जो शहर को स्वच्छ और टिकाऊ भविष्य की ओर ले जा रहे हैं। We have started an initiative called converting the temple waste into something which can be offered to God once again. So the environmental concerns, the religious sentiments, and the astha of the people. These three are the main forces behind starting of this initiative. BMC ने उसको साफ करने का जिम्मेदारी उठाया है। वो हमेशा 10 बजे के बाद पूरा साफ कर देते हैं। अच्छा है, क्लीन रहता है परिवेश, हमारा मंदिर का परिवेश बहुत क्लीन रहता है। मंदिरों में चढ़ाए गए फूल अब बेकार नहीं जाते, बल्कि उन्हें नया जीवन दिया जा रहा है, इको फ्रेंडली अगरबत्तियों के रूप में। एक सरल लेकिन खास प्रक्रिया के तहत इन फूलों को साफ कर धूप में सुखाया जाता है, फिर बारीक पीसकर प्राकृतिक पाउडर तैयार किया जाता है। इसके बाद बिना किसी केमिकल के प्राकृतिक बाइंडिंग के साथ इन्हें अगरबत्ती का आकार दिया जाता है। नतीजा ऐसी खुशबू जो सिर्फ महक ही नहीं फैलाती, बल्कि पर्यावरण की भी पूरी तरह हिफाजत करती है। आप देख सकते हैं कि किस तरह ये महिलाएं फूलों को प्रोसेस करके अगरबत्ती बना रही हैं। इस पूरी प्रक्रिया में ना कोई हानिकारक केमिकल इस्तेमाल हो रहा है। इस पहल में भी महिला सशक्तिकरण की भी मजबूत झलक दिखती है, जहां बड़ी संख्या में महिलाएं अगरबत्ती निर्माण से जुड़कर न सिर्फ योगदान दे रही हैं, बल्कि आत्मनिर्भरता की भी मिसाल बन रही हैं। पहला बात है, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मेरा माँ पापा के ऊपर डिपेंड नहीं करती हूँ। मुझे जहाँ चाहिए कि मुझे पढ़ना चाहिए, मेरा खुद मेरा इनकम में मैं पढ़ती हूँ। एक ओर ये पहल महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बना रही है, तो दूसरी ओर कचरे को कम कर पर्यावरण की रक्षा भी कर रही है। इको फ्रेंडली अगरबत्तियों के रूप में ये एक सस्टेनेबल विकल्प देती है, जो सिर्फ उत्पाद नहीं बल्कि बदलाव की ऐसी खुशबू है जो समाज और प्रकृति दोनों में सकारात्मक नई शुरुआत का संदेश देती है। कचरे से खुशबू तक का ये सफर सिर्फ एक पहल नहीं, बल्कि एक सोच है, जहां महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण दोनों साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। भारत के हर कोने में कोशिश चल रही है जीरो वेस्ट लाइफस्टाइल को आगे बढ़ाने की, और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है बनाना फार्म। अब आप सोच रहे होंगे इसमें क्या नया है। दरअसल कुछ युवाओं ने केले के छिलके से निकले गए फाइबर से बैग्स और मैट्स बनाने शुरू कर दिए हैं, और ये बैग्स और मैट्स काफ़ी फैशनेबल भी है और स्टाइलिश भी, यानी वेस्ट टू बेस्ट का बेस्ट एग्जाम्पल। तो चलिए देखते हैं एक झलक।
जब बात होती है केले की तो एक ही नाम सामने आता है, हाजीपुर। हाजीपुर को यूं ही सिर्फ बनाना कैपिटल नहीं कहा जाता, क्योंकि यहाँ केला सिर्फ एक फल नहीं, पूरी अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन चुका है। हजारों एकड़ में फैले केले के बागानों के बीच बसा है वैशाली जिले का हाजीपुर, जिसे सिटी ऑफ बनानास के नाम से जाना जाता है। एशिया के प्रमुख केला उत्पादन केंद्रों में शामिल यह क्षेत्र अपने जीआई टैग प्राप्त चिनिया केले के लिए प्रसिद्ध है, जो न सिर्फ किसानों के लिए बल्कि कृषि आधारित स्टार्टअप्स और युवाओं के लिए भी नए अवसरों का हब बनता जा रहा है। ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं केले के पेड़, ये हाजीपुर की पहचान है। यहाँ पर बड़ी मात्रा में केले की खेती होती है और यही खेती किसानों की आय का मुख्य आधार है। हाजीपुर में हमारी मुलाकात कमल राय और उनके पोते अभिषेक से हुई, जो लगभग 1 एकड़ भूमि पर पिछले 20 वर्षों से केले की खेती कर रहे हैं। दिलचस्प बात ये है कि वह न केवल केले को बाजार में बेचते हैं, बल्कि केले के तनों को भी बेचकर अतिरिक्त आय अर्जित कर रहे हैं। केले से बहुत सारे फायदे हैं। केले से जो फाइबर निकलता है उससे हैंडीक्राफ्ट बनाए जाते हैं और बहुत सारे तरह तरह की चीज़ बनाए जाते हैं और इससे कई प्रकार के खाद्य पदार्थ भी बनते हैं। बिल्कुल, हाजीपुर में केले की खेती अब सिर्फ कृषि तक सीमित नहीं है। यहाँ की नई पीढ़ी फाइबर प्रोसेसिंग जैसे नवाचार से भी जुड़ रही है। हमने यहाँ सत्य कुमार से मुलाकात की, जिन्होंने अपने 3 साथियों के साथ 2021 में तरुवर एग्रो इंडस्ट्रीज की स्थापना कर युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित किए हैं और कृषि को एग्रो स्टार्टअप मॉडल के रूप में आगे बढ़ाया है। हम लोग ने हाजीपुर विजिट किया, जहाँ पे केवीके वैशाली विजिट किया। वहाँ पे हम लोग ने देखा कि बनाना केला के जो पेड़ होते हैं ना, वो यहाँ पे एज ए वेस्टेज होते हैं, जिसका कोई यूज नहीं है। काटने के बाद लोग फल ले लेते हैं, उसके बाद कोई यूज नहीं। हम लोगों ने इसे एज ए रिसोर्सेज यूज करना शुरू किया कि मतलब इससे क्या नए प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो हम लोग ने आइडिया लगाया इससे फाइबर निकल सकते हैं। फिर हम लोग ने इस पे काम किया और फाइबर के प्रोसेस स्टार्ट किए हैं। तो यहाँ तने से फाइबर निकाला जाता है और उससे उपयोगी चीजें बनाई जाती हैं और यही चीजें युवाओं की इंस्पिरेशन भी बन रही हैं। यही फाइबर अब स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और अतिरिक्त आय का नया माध्यम बनता जा रहा है। इससे बैग, मैट और अन्य उपयोगी इको प्रोडक्ट्स तैयार किए जा रहे हैं, जिनकी पहचान अब स्थानीय बाजार से आगे बढ़कर बड़े प्लेटफॉर्म तक पहुंचने लगी है। हाजीपुर स्थित कृषि विज्ञान केंद्र केले की खेती को अधिक लाभकारी बनाने के साथ साथ केले के तने से फाइबर और इको फ्रेंडली उत्पाद तैयार करने में युवा किसानों को प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है, जिससे कृषि में नवाचार और रोजगार के नए अवसर विकसित हो रहे हैं। किसान क्या है, इसका यूज़ नहीं जानता था कि बस फ्रूट्स को यूज़ करता था, इसके अलावा उसको थंब को वेस्ट मतलब फेंक देता था। जहाँ फेंकता था वो भी इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन करता था। लेकिन अभी किसान जो लोग हैं यहाँ पे ट्रेनिंग लेके विभिन्न तरह के जो है प्रोडक्ट्स बनाता है, जैसे मैंने बताया कि हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह। इस पहल से युवाओं को रोजगार और महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। केले का तना अब आय का स्रोत बन गया है। तो देखा आपने, जो तना पहले बेकार समझा जाता था, वो आज नए नए प्रोडक्ट्स के जरिए लोगों की कमाई का जरिया बन रहा है। हाजीपुर का यह मॉडल बताता है कि नवाचार और सतत खेती से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होकर नए रोजगार और हरित भविष्य की राह खोलती है। सोचिए, अगर पूरा गांव मिलकर ठान ले कि गांव को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हर एक गांववासी की है, तो कितना कुछ बदल सकता है। ऐसी ही एक कहानी है झारखंड के संथाली गांव की। यहाँ पूरी की पूरी कम्युनिटी एजुकेशन, हेल्थ और अवेयरनेस यानी जागरूकता पर काम कर रहे हैं, ताकि गांव में रहने वाला हर एक इंसान और बच्चा अपनी सोच को बड़ा बना सके। और सबसे खास बात तो ये है कि ये लोग नेचर के साथ बैलेंस में जीना ऑलरेडी जानते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे एक छोटा सा गांव बड़े कदम उठा रहा है। हरे भरे जंगल, खेतों के बीच बसा एक सुकून भरा गांव। इस खूबसूरत और शांत गांव में रहने वाला आदिवासी समाज
सिर्फ अपनी परंपराओं को नहीं बल्कि एक नई सोच को भी आगे बढ़ा रहे हैं। यही जानने के लिए हम पहुंचे हैं इस गांव में, जहां बदलाव धीरे धीरे नहीं बल्कि मिलकर हो रहा है। ये खूबसूरत संथाली गांव है और इस गांव के घर के जो चित्रकारी है उसे आप देख सकते हैं। इन चित्रकारी से संथाल की पूरी परंपरा यहाँ पर परिलक्षित होती है और उसके साथ साथ इन गांवों की और इन घरों की जो बसावट है, आज के गर्मी के समय में बहुत सारे लोग गर्मी से त्रस्त हो जाते हैं, लेकिन इन घरों में कुछ इस तरीके से इन्हें बनाया जाता है कि इन घर के अंदर काफी ठंडक होती है। तो इस खूबसूरत गांव में हम लोगों से मिलने के लिए आए हैं और कैसे ये गांव अपनी परंपरा के साथ साथ विकास की राह पर भी बढ़ रहा है, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के जागरूक हो रहा है, उन्हीं सब लोगों से आपको मिलवाएंगे और बातचीत करेंगे। पेड़ की छांव में बैठी ये महिलाएं और सामने खड़े ये हैं तरुण कुमार, जिन्हें लोग अब पैडमैन के नाम से जानते हैं। ये सिर्फ बातें नहीं करते बल्कि उन मुद्दों पर खुलकर चर्चा करते हैं जिन पर अक्सर चुप्पी साध ली जाती है। पीरियड्स जैसे विषय जो कभी झिझक से जुड़े थे, अब यहाँ खुले तौर पर समझे और समझाए जा रहे हैं। ना शर्म ना हिचकिचाहट, बस सही जानकारी और एक दूसरे का साथ। और यही बदलाव धीरे धीरे पूरे गांव की सोच को बदल रहा है। महिलाओं को काफ़ी सारी तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है, किशोरियों को गुजरना पड़ता है। तो हम लोगों ने कोशिश की कि विद्यालय के बच्चों से मिलें, जो किशोर किशोरी उम्र के हैं उनसे मिले, उनको हम बताएं कि पीरियड्स बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। उससे जुड़े हुए हम लोग विज्ञान के बारे में बातचीत करते हैं ताकि वो समझ सके कि जो सामाजिक भ्रांतियाँ हैं वो भ्रांतियाँ असल में मतलब कि काफ़ी लंबे समय से चलती आ रही है, लेकिन उनका कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं है। इस गांव की एक और खास पहल है यहाँ की छोटी सी लाइब्रेरी। ये लाइब्रेरी सिर्फ किताबों की जगह नहीं है, ये भविष्य बनाने का केंद्र है। यहाँ की लड़कियाँ खुद भी पढ़ रही हैं और छोटे बच्चों को पढ़ा भी रही हैं और ज्ञान की इस लहर को आगे बढ़ा रही हैं। यहाँ छोटा तलसा में लाइब्रेरी खुला है, तो बच्चा लोगों को सुबह शाम यहाँ पढ़ाते हैं और खुद भी पढ़ते हैं, ताकि बच्चा लोग इधर उधर घूमना ना पड़ सके। तो यहाँ आके हम लोग पढ़ाई करते हैं। यहाँ जब भी कोई अच्छा काम होता है तो उसके साथ एक पौधा जरूर लगाया जाता है। यानी विकास सिर्फ आज तक सीमित नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सोचा जा रहा है। पेड़ लगाना यहाँ एक परंपरा बन चुकी है जो न सिर्फ पर्यावरण को सुरक्षित रखती है बल्कि लोगों में जागरूकता और जिम्मेदारी का एहसास भी बढ़ाती है। पेड़ माने बहुत जरूरी हो गया है। अब सांस लेंगे भी तो पेड़ की जरूरत होती है। आपका यहाँ जो आप गांव देख रहे हैं ना, पेड़ से ही भरा पड़ा है। आपका माने गांव में इंसान भी नहीं रह पाएंगे, जीव जंतु पशु पक्षी भी नहीं रह पाएंगे, इसीलिए पेड़ बहुत जरूरी है। और जैसे अगर कोई खुशी का माहौल होता है, जैसे गांव में कुछ पर्व उरब त्योहार वहार मनाते हैं, तो जरूरी है कि हम लोग पेड़ ही लगाते हैं। इस गांव में साल के पेड़ बड़ी संख्या में हैं और अब यही पेड़ यहाँ की महिलाओं के लिए रोजगार का जरिया बन गए हैं। इन पत्तों से दौने और पत्तल बनाए जाते हैं और इन्हीं के सहारे ये महिलाएं आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश कर रही हैं। न बड़ी मशीनें, न कोई बड़ा सेटअप, बस मेहनत और हुनर। हम लोग जो ये पत्ता से बनाते हैं, पत्ता, प्लेट, ये इतना छोटा छोटा ये वाला डोला सब, तो ये वाला अपने परंपरा स्तर से हम लोग यूज करते हैं और बिक्री भी करते हैं। इन गांवों में सादगी बसती है लेकिन सोच काफी आगे की है। अपनी पहचान और परंपराओं को संभाले रखते हुए ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ बदलाव दिखावा नहीं, जीवन का हिस्सा है, जहाँ हर छोटा कदम एक बड़े बदलाव की शुरुआत बनता है। अगर आपको हॉलिडे पे मेन कैरेक्टर एनर्जी चाहिए ना, तो सिक्किम चलो। इतना साफ है कि लिटरली सड़कों पर कचरा ढूंढना पड़े। मजाक नहीं कर रही हूँ, सच में खुद देख लेना। हर तरफ पहाड़ और वो अनरियल व्यूज। और सिर्फ घूमना ही नहीं, यहाँ की वाइब ही अलग है। मॉनेस्ट्रीज, पीस, थोड़ा डिटॉक्स फ्रॉम ऑल द chaos। मतलब ट्रिप भी, रीसेट भी और आपके इंस्टाग्राम के लिए काफी एस्थेटिक कंटेंट भी। तो चलिए देखते हैं सिक्किम की एक झलक। सिक्किम का पर्यटन
आज स्थानीय अर्थव्यवस्था की बड़ी ताकत बनकर उभर रहा है। कंचनजंगा व्यू पॉइंट, झांगू झील और नाथुला पास जैसे आकर्षण युवाओं के लिए गाइडिंग, ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी और एडवेंचर सेक्टर में रोजगार के अवसर पैदा कर रहे हैं। वहीं स्थानीय स्टार्टअप्स और छोटे व्यवसायों को भी नई उड़ान दे रहे हैं। पहाड़ों की यात्रा सिर्फ जगह देखने तक सीमित नहीं होती, ये रास्तों, मौसम और बदलते नजारों का एक एक्सपीरियंस होती है। आज हम सिक्किम के कुछ ऐसे स्पॉट एक्सप्लोर करेंगे जहां हर पड़ाव पर एक अलग व्यू और एक अलग माहौल देखने को मिलेगा। घुमावदार सड़कों पर बदलता मौसम, कभी धूप, कभी बादल और हर थोड़ी दूरी पर नया नजारा। यही वजह है कि यहाँ की ट्रिप सिर्फ डेस्टिनेशन तक पहुँचने की नहीं, बल्कि पूरी जर्नी को फील करने की होती है। इसी सफर के बीच हम पहुँचे कंचनजंगा व्यू पॉइंट, जहाँ प्रकृति अपने सबसे भव्य रूप में नजर आती है। सुबह की पहली किरणें जब बर्फीली चोटियों को छूती हैं, तो नजारा जादुई हो जाता है। यही पल इसे हर ट्रैवलर के लिए अनफॉरगेटेबल बना देता है। ऐसा दृश्य देखना, और ये दृश्य जो है यहाँ से जो दिख रहा है, और हम जो भारतवासी हैं, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम इस देश का हिस्सा है और ये नज़ारा हमें देखने के लिए मिला है इस जीवन में। ये मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स से ऊपर जाके बहुत एंजॉय करने वाले हम, और सिक्किम इज द बेस्ट। कुछ किलोमीटर और तय करते ही हम पहुँचे झांगू झील, जो समुद्र तल से करीब 12,400 फीट की ऊंचाई पर बसी है। गहरे नीले रंग की ये अंडाकार झील लगभग 1 किलोमीटर में फैली है और मौसम के साथ अपने रंग बदलती है। कभी नीले गहरे शेड्स, तो सर्दियों में पूरी तरह सफेद। अब हम झांगू लेक के पास हैं, जहां एक तरफ लोग इस खूबसूरत झील के साथ तस्वीरें ले रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ यहाँ का शांत माहौल एक अलग ही सुकून देता है। इस झील को सेक्रेड भी माना जाता है। कहा जाता है यहाँ पे प्रोटेक्टिव डेटीज का वास है, जिसके वजह से ये सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं, बल्कि एक आस्था का केंद्र भी है। झांगू झील सिर्फ एक दृश्यात्मक आकर्षण नहीं, बल्कि आस्था का भी केंद्र है। हिंदू और बौद्ध दोनों इसे पवित्र मानते हैं। यही वजह है कि यहाँ आकर सिर्फ तस्वीरें नहीं, बल्कि एक अलग ही सुकून और जुड़ाव महसूस होता है। यह जो लोकल गाइड है, उन लोगों को पूछा तो उन लोगों ने बोला कि सेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, जिसको बोलते हैं ना, आत्मा, दैविक शक्ति और जैसा कुछ इस लेक में वास करता है। आप वो फील भी कर सकते हैं जब आप इधर घूमोगे ना, मतलब वो आपके अंदर। और अगर इस रास्ते से थोड़ा दूर जाओगे तो आपको एक मंदिर भी मिलेगा। सिक्किम आने वाले पर्यटकों के लिए नाथुला पास एक जरूर घूमने लायक स्थान है। पूर्वी सिक्किम में स्थित ये ऊंचाई पर बना सीमा दर्रा भारत को तिब्बत से जोड़ता है। यही वो मार्ग है जो कभी प्राचीन व्यापार का अहम हिस्सा हुआ करता था। इस वक्त हम नाथुला पास के इलाके में हैं, जहां काफी टूरिस्ट इस हाई ऑल्टीट्यूड लोकेशन को एक्सपीरियंस करने आए हैं। करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये दर्रा इंडिया को तिब्बत से जोड़ता है और कभी हिस्टोरिक सिल्क रूट का हिस्सा हुआ करता था। आज नाथुला पास सिर्फ एक स्थान नहीं, बल्कि इतिहास और प्रकृति का अद्भुत संगम है, जहां हर पल एक अलग ही यात्रा का एहसास देता है। कंचनजंगा की ऊंचाइयां, झांगू झील की शांति और नाथुला का ऐतिहासिक महत्व। सिक्किम का ये सफर सिर्फ घूमने का नहीं, हर पल को महसूस करने का अनुभव है। यहाँ हर नजारा अलग है और हर पड़ाव अपने आप में एक नई कहानी कहता है। आज के शो में फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में हम आपके लिए लाएंगे और भी कहानियां भारत के कोने कोने से। तब तक के लिए नमस्ते।